डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 9 मई को पश्चिम बंगाल में नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होगा भव्य आयोजन। कल शाम कोलकाता पहुंचेंगे पर्यवेक्षक अमित शाह। सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना। जेपी नड्डा को बनाया गया असम का पर्यवेक्षक। तमिलनाडु में भी सरकार गठन को लेकर कवायद हुई तेज। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। कांग्रेस ने टीवी के ऑफिस पहुंचकर सौंपा अपना समर्थन पत्र। भारत वियतनाम के बीच 13 डील हुई साइन। भारत की दवाइयों के अलावा एग्रीकल्चर, फिशरीज का बढ़ेगा व्यापार। पीएम मोदी ने कहा विरासत और विकास दोनों पर रहेगा जोर। पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की कीमतों में नहीं हुई बढ़ोतरी। सरकार ने दी जानकारी। जोड़े जा रहे हैं नए पीएनजी कनेक्शन। एलपीजी सप्लाई में भी कोई कमी नहीं। और जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों की जांच हुई तेज। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया खालिस्तान लिबरेशन पार्टी ने ली धमाकों की जिम्मेदारी। पंजाब डीजीपी ने धमाकों में आईएसआई का हाथ होने का जताया शक। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। वहीं 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाल ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल आरएन रवि को गजट नोटिफिकेशन सौंपा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फाल्टा सीट पर पुनः मतदान कराया जाएगा, जबकि बाकी 293 सीटों के विजेताओं की सूची राज्यपाल को सौंप दी गई है। अब इसी के आधार पर नई विधानसभा का गठन किया जाएगा। हम लोग नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन दिया है, जिसमें आपके 294 में 293 सीट्स का जो इलेक्शन संपन्न हुआ है। एक फाल्टा का तो आपका रीपोल होगा 21 तारीख को। 293 सीट्स में कौन जीता है 293 सीट्स में, वो उसकी लिस्ट दे दी। अब नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ऑनरेबल गवर्नर। वहीं असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ लोक भवन में राज्यपाल को असम विधानसभा चुनाव 2026 के नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी। आने वाले दिनों में असम में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज होगी, जब राज्य में भाजपा और सहयोगी दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना औपचारिक इस्तीफा सौंपा, जिससे नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सके। परंपरा के अनुसार वह नई सरकार के गठन तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। राज्यपाल ने हेमंत मंत्रिमंडल का इस्तीफा स्वीकार कर नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करने का निर्देश दिया है। आने वाले दिनों में राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज होगी। असम में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के गुवाहाटी आने के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक दल का नेता चुना जाएगा। असम के महामहिम राज्यपाल महोदय को साक्षात किया और गणतांत्रिक परंपरा को पालन करते हुए मैं और मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों का पदत्याग पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय का सामने उपस्थित करवाए। साथ में हमारे जो विधानसभा है उसको भी भंग करने के लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को परामर्श दिया। जब तक नया मुख्यमंत्री का शपथ नहीं होते हैं, जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते हैं, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने
निर्देश दिया। उधर तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर थलपति जोसेफ विजय ने प्रदेश में टीवीके की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है। वहीं कांग्रेस ने शर्तों के साथ समर्थन देने का फैसला किया है, जिसमें सांप्रदायिक ताकतों को गठबंधन से बाहर रखना शामिल है। तमिलनाडु कांग्रेस प्रेसिडेंट के सिल्वा पेरुथंगा और दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने चेन्नई में टीवीके पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचकर टीवीके प्रमुख विजय से मुलाकात की और समर्थन का लेटर सौंपा। गौरतलब है कि तमिलनाडु में टीवीके 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए कुल 118 सीटें चाहिए। टीवीके बहुमत से महज 10 विधायक दूर है। चेन्नई में टीवीके प्रमुख थलपति जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र अरलेकर से लोक भवन में मुलाकात की और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। और बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, बहुत ही बड़ी खबर है। कल शपथ लेना चाहते हैं सी जोसेफ विजय। ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। कल शपथ लेना चाहते हैं सी जोसेफ विजय। राज्यपाल को अब तक नहीं सौंपा है समर्थन का पत्र। हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार बनाने का एक तरह से दावा पेश करने का पत्र जरूर सौंपा। 118 विधायकों का नहीं सौंपा है अभी तक समर्थन पत्र। राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं सी जोसेफ विजय। टीवीके को समर्थन दे चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस के समर्थन का अभी तक लेटर उन्होंने राज्यपाल को नहीं सौंपा है। हालांकि एक तरह से मुख्यमंत्री के पद पर या सरकार बनाने की कवायद से 10 कदम दूर, यानी 10 विधायकों की कमी इस समय टीवीके प्रमुख विजय को है। 108 विधायकों के साथ 34 विधानसभा वाली तमिलनाडु के चुनाव में जीत दर्ज की है। हालांकि 10 विधायकों की दरकार है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने अपना समर्थन देने का एक तरह से समर्थन पत्र भी टीवीके प्रमुख विजय को दे दिया है। और अब जो खबर आ रही है, जो बाकी 5 है, वो भी कई गठबंधन एक तरह से अपने साथियों के साथ विजय बातचीत कर रहे हैं। हालांकि प्रीपोल अलायंस किसी तरह का नहीं था विजय की टीवी की पार्टी के साथ, लेकिन उन 5 विधायकों का भी इंतजार है। कल शपथ लेना चाहते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अभिनेता से नेता बने विजय को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की घोषणा कर कांग्रेस अपने ही सहयोगी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। डीएमके ने कांग्रेस के इस फैसले को विश्वासघात बताया है। This is a foolhardy decision by the Congress, which is likely to send ripples across the country in the sense that there are other alliance partners. If the Congress is going to be so untrustworthy, just within a day of the results, they are openly going against the mandate, and it is now the Congress which wants to support the TVK, which fought the elections. They fought the elections against TVK. Now they want to go and support. I think this is a very short-sighted, myopic stand taken by the Congress, which they will regret. उधर पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ममता बनर्जी के सलाहकारों ने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया है। अलापन बंदोपाध्याय, हरिकृष्ण द्विवेदी और मनोज पंत मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्ति के बाद भी ममता के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। अलापन बंदोपाध्याय और मनोज पंत मुख्यमंत्री के सलाहकार पद पर थे। हरिकृष्ण द्विवेदी HIDCO के चेयरमैन थे। बीजेपी की सरकार आने के बाद इन तीनों पूर्व नौकरशाहों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा का बड़ा दावा है कि उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस को इस बार मुसलमान वोटों का पूरा समर्थन नहीं मिला। बीजेपी नेता के मुताबिक इससे टीएमसी की स्थिति बंगाल में और कमजोर हुई है। जो तृणमूल कांग्रेस में आप देखा, मुसलमान वो भी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिए थे। मैंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार बोला एक ही बात, कम से कम 50 बार बोला, हिंदू आपका साथ नहीं रहेंगे और मुसलमान भी आपसे हट जाएंगे। देखिए आज प्रमाण, मुसलमान हट गया। तृणमूल से जो मुसलमान नेता निकाल के अलग पार्टी बनाया, वो भारी वोटों से, मुसलमान का वोटों से
2 क्षेत्रों से जीत के आया। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पर चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अभी के चुनाव के बाद टीएमसी की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की बड़ी साजिश रची गई थी। ये साजिश साल 2021 के मुकाबले और ज्यादा गंभीर हो सकती थी। 2016 और खास करके 21 का जो हमला वो बीजेपी का ऊपर तृणमूल कांग्रेस का नेता लोग कराया। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का निर्देश पर हुआ। 21 में ये लोग निर्देश दिए थे छुप के, जो काउंटिंग खत्म होने का साथ साथ बीजेपी का ऊपर हमला बोलो, जेसीबी लेके हमारा घर तोड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने खुलेआम हमला करने का निर्देश दिए थे, खुलेआम। ममता बनर्जी कहे थे जो जाने दीजिए उस तारीख, 4 तारीख के बाद दिखाएंगे सनातनी का कैसा जोर है, सनातनी को कैसे शिक्षा देता है, हम देखेंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। समीक भट्टाचार्य ने बताया कि भाजपा के पूर्व सांसद दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले टीएमसी उम्मीदवार ने रात में फोन कर उनसे मदद मांगी है। टीएमसी उम्मीदवार ने कहा कि हारने के बाद टीएमसी के लोगों ने उनके कार्यालय पर हमला कर दिया है, उनकी जान को खतरा है। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि टीएमसी अब चुनाव हारने वाले अपने ही लोगों पर हमला कर रही है। जो 28 तारीख रात लाइव फेसबुक करके उसका कैरेक्टर असोसिएशन कर रहे थे, आज वो भगवा झंडा लेकर घूम रहा है, वो बीजेपी बन गया तृणमूल का। तो तृणमूल को मार रहा है। वो 25-75 का जो हिसाब था ना, इसी लेकर हो गया। वो हम लोग पार्टी का तरफ से बोल दिया डीजे नहीं चलेगा, कोई डीजे नहीं बजेगा। ये पश्चिम बंगाल बीजेपी का संस्कृति नहीं है, कोई डीजे नहीं चलेगा। कोई ऐसे किसी ऑफिस में दरवाजे में ताला नहीं लगाने वाला है। इसका खिलाफ हम लोग हैं, हम हिंसा को रोकेंगे, किसी भी हालत से रोकेंगे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट का आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च करेंगे। दरअसल भारत स्थित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है, संगठन दुनिया भर में 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों मसलन शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसे जानवरों पर काम करता है। इसी दिशा में वर्ष 2026 में नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट का आयोजन किया जाएगा, जो इस पहल को और रफ्तार देगा। दरअसल भारत की पहल पर स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA अब वैश्विक वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक अहम मंच के रूप में उभर रहा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर की थी, जिसे बाद में और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। For this briefing, we are also joined by Shri Prashant Agarwal, Additional Secretary who looks after countries in the Southeast Asia region, as also our Ambassador to Vietnam, Shri Shering Sherpa. With that, first I invite Secretary East to make his opening remarks on the developments that have happened on this visit so far. Sir. Thank you, Ranveer. Good afternoon, dear friends. Let me try and give you a broad readout of the visit. At the invitation of Prime Minister Shri Narendra Modi, His Excellency Mr. To Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam and the President of the Socialist Republic of Vietnam, is on a state visit to India. The visit started yesterday, 5th of May, and will conclude tomorrow, 7th of May. This is President To Lam's first state visit to India and comes within a month of his assuming the presidency of the Socialist Republic of Vietnam on 7th April 2026. He has previously visited India in April 2023 in his then role as the Minister of Public Security.
President Tho Lam is accompanied by a high-level ministerial and official delegation, as well as a large business delegation. This is the second meeting between Prime Minister Modi and President Tho Lam. They had earlier met in New York on the sidelines of the Summit of the Future at the UNGA in September 2024. President Tho Lam's visit to India began in Bodh Gaya yesterday in the afternoon when he visited the Mahabodhi temple. He also visited the Vietnam temple there. He arrived in New Delhi last evening, and this morning he was given a ceremonial welcome in the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Subsequently, President Tho Lam paid his respects to Mahatma Gandhi at the Rajghat. He then also visited the statue of Ho Chi Minh to pay tribute. Prime Minister Modi and President Tho Lam held wide-ranging and substantive discussions at Hyderabad House today on several bilateral, regional, and global issues of mutual interest. The talks were held in both restricted and delegation-level formats. The meeting provided both the leaders an opportunity to review progress across key pillars of our relationship and lay out an ambitious agenda for the future. This year, India and Vietnam are also marking the 10th anniversary of our comprehensive strategic partnership. Both sides agreed that bilateral ties have expanded and deepened significantly in the last 10 years. As a result, it was decided to upgrade our comprehensive strategic partnership to an enhanced comprehensive strategic partnership, and a joint statement to mark this was released. The leaders also held interactions with key stakeholders, including business leaders and CEOs, over a banquet lunch hosted by Prime Minister Modi this afternoon. During the discussions, both sides appreciated the growing trade and investment flows between India and Vietnam and noted the potential to increase these further in a balanced and mutually beneficial manner. We agreed that a new trade target of $25 billion would be set for achieving by 2030. We have also taken important steps in the agriculture sector. Soon, our farmers will be able to access the Vietnam market for Indian grapes. And similarly, Vietnam would be able to export Vietnamese durian to India. We have also agreed to advance collaboration in the areas such as energy, rare earth minerals, digital payments, traditional medicine, and mobility, among others. Insofar as deliverables are concerned, several MOUs were agreed upon and exchanged in diverse areas pertaining to financial innovation, cross-border digital payments, cultural cooperation, rare earth minerals, oceanography, pharmaceuticals, education, and sister city agreement between Mumbai and Ho Chi Minh City. The MOU between RBI and State Bank of Vietnam will be an important collaboration project in fintech. The MOU on cooperation in rare earth minerals underscores the importance both sides attach to supply chain resilience and diversification. India also thanked Vietnam for its invitation to participate in Vietnam's nuclear power sector. The cross-border connectivity of digital payments will greatly benefit tourists and businesses. The MOU between CDSCO and Drug Administration of Vietnam will facilitate market access for our pharmaceutical companies and help ensure access to affordable and quality Indian medical products for the people of Vietnam. India and Vietnam have long-standing bonds of friendship underpinned by historical, civilizational, and cultural connect. The two sides agreed to renew the cultural exchange program for 2026-2030. We have reaffirmed our commitment to continue India's conservation and restoration efforts in Vietnam. India will extend support to establish a site interpretation center at the UNESCO World Heritage Site at My Son in Vietnam. The two sides also agreed to establish ICCR chairs at Da Nang University and University of Social Sciences and Humanities in Vietnam. Nalanda University is also deepening collaboration with Ho Chi Minh National Academy of Politics. Our audit institutions have agreed to cooperate in the field of public sector audit.
Defense cooperation was acknowledged as a key pillar of our bilateral relationship. Both sides agreed to further strengthen defense industry cooperation. We are also exploring the establishment of a 2+2 dialogue mechanism between foreign and defense ministries together on both sides to further deepen our strategic cooperation. Prime Minister Modi and President Tholam acknowledged the growing threats of terrorism, transnational crime, money laundering, and online scams. President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of terrorism and counter-terror cooperation, and Prime Minister thanked Vietnam for their strong support on the Pahalgam attack. There was convergence of views on several regional and global issues of interest to both sides, particularly in the Indo-Pacific, and the importance of closer cooperation to promote peace, stability, and prosperity in the region and beyond, keeping in view the evolving global, geopolitical, and economic landscape. Both sides reaffirmed their commitment to cooperate to strengthen the voice and role of the Global South. Prime Minister Modi appreciated Vietnam's continued support for India's permanent membership in a reformed UN Security Council. Prime Minister Modi reaffirmed India's support for ASEAN centrality and ASEAN unity within the framework of India's Act East policy. We are also happy to inform you that Vietnam has joined the Indo-Pacific Oceans Initiative, IPOI, today. Later today, President Tholam is scheduled to deliver a policy speech at the Indian Council of World Affairs. Thereafter, both sides are together organizing an innovation forum with the participation of businesses, think tanks, policymakers in the field of technology and innovation. Honorable Rashtrapati Ji will meet President Tholam in the evening and host a banquet dinner in his honor. President Tholam is scheduled to visit Mumbai tomorrow for interactions with the state government there and also our businesses under the Vietnam-India Business Forum. President Tholam invited Prime Minister Modi to visit Vietnam again. Prime Minister Modi accepted the invitation in principle and said suitable dates can be worked out through diplomatic channels. Overall, the engagement between the two leaders has infused new energy and momentum to India-Vietnam relations. The outcomes today, as summarized in the joint statement, reflect the scope and scale of our new ambition. Thank you very much. With that, we open the floor for some questions. We'll go from Huma. Sir, I'm Huma Siddiqui with the Stat News Global. You talked about the defense cooperation. So was there any talk related to the BrahMos missile, because that's something that Vietnam has been wanting? And the second, in the maritime cooperation, was there any discussion? Maritime cooperation. Siddharth. Hi, sir. Siddhant from WION. But I think everyone wants to ask about BrahMos. But my question is, since ma'am was already asked about BrahMos, is on rare earths. So what's the plan like with Vietnam when it comes to going forward in that domain? Right. Keshav. Thank you, Secretary. Keshav Padmanabhan from The Print. My first question is on this. In the joint statement, you mentioned lines of credit for defense. Can you give us a sense of what has these lines of credits been achieved? Has there been any discussions on expansion? Any figure with regards to this? And the second question I have is on UNCLOS, because we know that Vietnam has certain issues in the South China Sea. So was there any discussions with regards to UNCLOS? Did India raise its support for any of Vietnam's positions with regards to this? Thank you. We come here. Abhimanyu. Good evening, sir. Abhimanyu Sharma from CNBC TV 18. Sir, if you can shed some light on the kind of collaboration Vietnam is going to have with India on digital payments, particularly the usability of UPI outside India in Vietnam. Neeraj.
नीरज न्यूज 18 इंडिया से हूँ सर। आपने कहा कि भारतीय किसानों को फायदा होगा आज के एमओयूज के जरिए, या फार्मास्यूटिकल्स को भी फायदा होगा, वियतनाम का मार्केट भारत के लिए खुलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। Farmers and pharma. Okay. Sir, we can take these questions. Okay. Okay, I think the first one was about BrahMos. Let me try and provide a broader context for our defense cooperation. Our defense cooperation, the basis for that is the joint vision statement for defense partnership 2030. So there are a number of areas listed under that for taking forward our defense cooperation. It includes a number of areas from capacity building and training for Vietnamese armed forces to cooperation in the area of UN peacekeeping, training exchanges, joint military exercises, port calls and ship visits. We've done a joint hydrographic survey together, defense cooperation, a number of things have happened in the past, and also maritime cooperation, maritime security cooperation. It's a very, very important area. In addition to that, we have MOUs that are already operational in the areas of submarine rescue and HADR support, mutual logistics support, and of course, cooperation in various aspects of defense industry. We are also looking at instituting a 2+2 dialogue, which will include the Foreign Ministry and the Defense Ministry on either side. We are also pursuing an agreement on white shipping information sharing, cyber security, and also AI enhanced security measures. There is also an ongoing cooperation on transnational crime involving the navies and the coast guards. We had a visit of the member companies of the Society of Indian Defense Manufacturers visiting Vietnam in March 2026 to explore opportunities for defense procurement by Vietnam, to understand their needs and to see which of those needs can be met by our defense agencies, defense companies. Prime Minister, in fact, offered help with maintenance and MRO support for platforms that Vietnam has, such as the Sukhoi 30 and the Kilo class submarines. So there is a whole lot of things happening in the area of defense. There is also the question of lines of credit. In fact, during the Prime Minister's visit, we had announced lines of credit worth $500 million, out of which for $300 million, projects have been identified and tendering processes are going on for the procurement of 14 high-speed patrol boats and 3 to 4 OPVs, depending on the cost at which they are tendered. And $200 million more will involve the next stage of LOCs. That could involve upgradation of some ships that belong to the Vietnam Navy, and also purchase of submarine batteries. So these are all things that will come up in the second stage with the remaining $200 million. So for LOCs, that is the status. On BrahMos, in this broad context, I want to broadly state that Vietnam is a very important partner for us in the Indo-Pacific, and all these areas that we cooperate in are based on the broad premise that a strong Vietnam will serve the cause of peace and stability in the Indo-Pacific. We do talk about a number of platforms, and the BrahMos platform is also one of them. And watch this space. On maritime cooperation, I broadly gave you the areas of interest for us. LOCs of defense also, we just went over that. On UNCLOS, let me just try and summarize our position.
Our position on the South China Sea is nothing new. It is very well documented, and we've said it over and over again. We uphold the importance of maintaining peace, stability, security, and freedom of navigation and overflight in the South China Sea. And we support peaceful resolution of disputes in accordance with international law, in particular the 1982 UNCLOS, without resorting to the threat or use of force. We would also like to see a code of conduct that is both substantive and effective. And we are also stipulating that it should not prejudice the legitimate rights and interests of nations that are not party to these code of conduct discussions. And it should be fully consistent with international law and the UNCLOS 1982. So our cooperation between India and Vietnam on maritime security and on the safety and stability of the Indo-Pacific rests on the bedrock of our comprehensive strategic partnership and the fact that the level of mutual trust and respect between the two sides has been very strong and consistent. So broadly, that is our position on UNCLOS. UPI and digital payments, we've signed an MOU. Our expectation is that given the large number of tourists who travel to Vietnam, which is in the range of about 800,000 per year, that was the number of tourists we had last year. And in fact, our ambassador tells us that very soon we are going to hit the 1 million mark, plus the Vietnamese tourists who come to Buddhist sites in India. So given the increase in connectivity with more and more direct flights coming on stream, it's possible that we will have larger numbers to deal with and to facilitate easier shopping and meeting other expenses. A direct connectivity between the payment systems would be helpful. And that is the logic that drives the connectivity between the payment systems. आपने पूछा था farmers, agriculture और pharmaceutical cooperation के लिए. इसमें एक बात है, मार्केट एक्सेस जो ट्रेड नेगोशिएशंस के तहत हो रहे हैं आईटी का रिव्यू में और बायलैटरल डिस्कशंस में भी हमारा एक मेन रिक्वेस्ट रहा है वियतनामी साइड से कि हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, मैरीन प्रोडक्ट्स हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो, उनके मार्केट एक्सेस को फैसिलिटेट करना चाहिए. जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है करीब $16 बिलियन हैं, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट्स हैं 6 बिलियन और वियतनाम के एक्सपोर्ट्स 10 बिलियन हैं. और इसमें हमारे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के लिए मेन रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे ड्रग्स और ड्रग कंपनीज US FDA या यूरोपियन मेडिकल अथॉरिटी EMA के अप्रूवल्स प्राप्त कर चुके हैं, उनके ड्रग्स के अप्रूवल्स को फास्ट ट्रैक करना चाहिए. वो हमारा एक ब्रॉड रिक्वेस्ट है आसियान साइड से और हमारे आसियान इंडिविजुअल मेंबर स्टेट पार्टनर्स से भी. और रेगुलेटरी कोऑपरेशन के लिए हमने एक MOU भी साइन किया है जो आपको जॉइंट स्टेटमेंट से मिल जाएगा. और डिजिटल हेल्थ और एडवांस्ड हेल्थ स्टैक्स वगैरह के बारे में भी कोऑपरेशन एक्सप्लोर करने के बारे में बात हुई थी. ऑन एग्रीकल्चर जैसे कि मैं बोल रहा था, फ्रूट्स के लिए डिस्कशंस हुए थे. वियतनाम के 2 पर्टिकुलर फ्रूट्स हैं जो उनके प्रायोरिटी हैं, ड्यूरियन और पोमेलो. और हमारे 2 प्रायोरिटीज़ हैं अनार पोमोग्रेनेट एंड ग्रेप्स. तो ड्यूरियन और ग्रेप्स के लिए एग्रीमेंट हो गए हैं. होपफुली द अदर 2 आल्सो विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. ब्रॉडली यही था हमारे जो आपने एरियाज रेज किए थे. बट आई विल बी हैप्पी टू टेक मोर क्वेश्चंस. थैंक यू. सॉरी, rare earths, okay, I completely missed that. True. Rare earths, आज के आप MOUs के लिस्ट में देखेंगे
there is an MOU signed between VNATOM, the Vietnamese agency that regulates rare earth related matters, and Indian Rare Earths Limited, IREL. The broad premise of cooperation is that Vietnam has a fair amount of rare earth minerals available in their territory. And we want to try and see if we can work out some arrangement, a joint venture, where we can collaborate with Vietnam. But before we do that, IREL wants to take a look at their samples. So Vietnam would be providing us with some samples, which we will evaluate in India, and then we would go there and undertake further investigations to see what kind of cooperative structure we want to develop between the two of us. If necessary, we will do a joint venture to not only extract the rare earth minerals, but also to beneficiate them and process them further, and to look at sharing the output in some way based on mutual agreement. No more questions. So first, Kalol there. Kalol Bhattacharjee from The Hindu, sir. So as Vietnam and India intensify relation, can we ask this question, is this relation aimed at any particular power in Asia, and other Asia, Indo-Pacific region? Or does this relation stand on its own? Jugal? Sir Jugal from the Collective Newsroom for the BBC. Just a small clarification. You mentioned Prime Minister spoke about MRO facilities for Sukhoi 30 and the submarine batteries. Could you just elaborate a bit on that? Is this something from this visit, or you were mentioning something about the past agreements? Thank you. You want to have? Go. Okay, Keshav. Thank you again, Keshav Padmanabhan from The Print, and thank you for the second question. I just wanted to delve into the ITGA review, because I know it's 10 different countries, but from what we've read in the past, Indonesia and Vietnam, where the opening of tariff lines is agreed to, has been sort of difficult. So what was sort of discussed with President Olam with regards to ITGA so that this review can be conducted and concluded as fast as possible? Has there been any deadline that Vietnam is willing to support within the larger ASEAN framework for this? Thank you. Abhimanyu. Sir, regarding the ITGA review, are we still open to the prospect of individual trade agreements with the ASEAN partners, or it's going to be a cohesive one with the entire bloc? So we can take these questions. Sorry, maybe I'll change the order a little bit. Let's start with the last one first. ITGA review status. ITGA review is discussed at a very broad level when it comes to heads of state or heads of government. The discussion between the two leaders was limited to the extent that both sides supported early conclusion of the ITGA review. They recognized the positive developments in the negotiations recently, and noted that early completion of this review will help achieve the targets that we have set for our trade in the coming years, 2030 and beyond. But let me also, by way of background, give you the status of negotiations between our working levels. We had broadly indicated that we wanted to achieve an overall tariff line liberalization of 80% of the lines. India has provided liberalization to the extent of close to 80%, and we wanted the overall ASEAN tariff line liberalization also to reach that level. Plus also, in addition to that, we had said each individual country should at least reach 70% liberalization. The reason is that there are multiple levels of development within ASEAN members. Some economies are extremely open, like Singapore, and the others are not so open.
So our contention was that it should not be the simple average of all the tariff line liberalizations, but it should be weighted by the size of the economy. That should be the comparison yardstick. So we seem to have arrived at some kind of an understanding. The details are being fleshed out as we speak, and hopefully in the coming months we should have greater clarity on the review getting completed. On the question of MROs for Sukhoi 30 and Kilo class submarines, the Prime Minister actually specifically offered to President Tolam during this visit, in today's discussions, our willingness to service these platforms, saying that we have capacities to maintain these platforms, and it would be useful to try and see how we can cooperate in these areas. Perhaps we have spoken about this in other levels of discussions, but today I can tell you that this was offered as a potential area of cooperation. We are talking about India-Vietnam relations, your question about whether these are aimed at anyone. No, let me try and say our Act East policy is broadly oriented towards achieving greater peace, security, and stability in the Indo-Pacific on the basis of free, open, inclusive Indo-Pacific with peaceful resolution of disputes and the other principles that I underlined in my opening remarks. So to that extent, all partners who are willing to work with us under various platforms, including the one that we lead, which is the Indo-Pacific Oceans Initiative, which has 7 pillars, and there are about 23 members who join us to lead or co-lead various parts of these 7 pillars. Our broad expectation is that our trusted partners will work with us to enhance stability and security in the Indo-Pacific. And Vietnam is something, a country that we consider as a very, very key partner in the region, given the levels of trust we enjoy with them, given their own independent foreign policy, and the fact that we are very, very close partners in the global south. So broadly, these are the drivers of our relationship in terms of working to secure the Indo-Pacific and ensure stability. MRO bol diya. I went in the opposite order. Sorry? President Tolam thanked us for the offer and said he will get the teams to study. Yeah, so broadly, that was the response. With that, if there are no more questions, thank you very much, ladies and gentlemen. Please do follow the visit. From here, President Tolam will be traveling to Mumbai, where we have intensive business engagements lined up. Thank you very much. Thank you. वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम की 3 दिवसीय यात्रा और भारत वियतनाम में हुए समझौतों पर विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी ईस्ट पी कुमारन प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि इस महीने की शुरुआत में ही राष्ट्रपति लाम ने ये पद ग्रहण किया और उसके बाद भारत की उनकी पहली राजकीय यात्रा है, जिसके लिए अपनी राजकीय यात्रा के लिए उन्होंने भारत को चुना। भारत वियतनाम के बीच 13 बड़े समझौते हुए, जिसमें डिजिटल पेमेंट है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स है, शिक्षा है, बैंकिंग है, और इस सहयोग को और आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को भी उन्नत बनाने पर दोनों देशों के बीच में सहमति हुई है। इसके साथ 2030 तक दोनों देशों ने ट्रेड टारगेट को $25 अरब तक ले जाने पर का फैसला किया है। पीएम मोदी ने वियतनाम का पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत के साथ खड़े होने पर आभार जताया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। फिर से लेट? प्रीति का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। आरबीआई कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक हुई। द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने का फैसला किया गया। दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और शिक्षा सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। विरासत और विकास से जुड़े द्विपक्षीय रिश्तों को नई मजबूती देने वाली मुलाकात। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई बैठक यादगार रही। द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में फैसला हुआ कि डिजिटल तकनीक, रेयर अर्थ, पर्यटन और सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट में सहयोग बढ़ाया जाएगा। पीएम ने घोषणा की कि भारत चंपा सभ्यता से जुड़ी पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करेगा। दोनों देश 16 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 25 अरब डॉलर के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए। आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भुगतान प्रणाली और डिजिटल पेमेंट नवाचार में सहयोग का निर्णय लिया गया। साथ ही क्रॉस बॉर्डर क्यूआर कोड इंटर ऑपरेबिलिटी से जुड़े सहमति पत्र का आदान प्रदान किया गया। हमने अपने सेंट्रल बैंक के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम भी जल्द ही लिंक होने जा रहे हैं। साथ ही अब हम दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को भी मजबूत करने जा रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, ज्ञान भारतम मिशन के तहत साझा प्रोजेक्ट, मुंबई और हो ची मिन्ह सिटी के बीच स्थानीय निकाय संबंधी सहयोग से जुड़े सहमति पत्रों का भी आदान प्रदान हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय और हो ची मिन्ह नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स के बीच सहयोग पर सहमति बनी। साथ ही आईसीसीआर और वियतनाम के 2 विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग का फैसला हुआ। चिकित्सा उत्पाद विनियमन सहयोग से भी रिश्तों को नई गति मिलेगी। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। पीएम ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार जताया। कहा, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और विजन महासागर का मुख्य स्तंभ है। पीएम ने हिंद प्रशांत को लेकर दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया। भारत आसियान व्यापार समझौते को वर्ष के अंत तक अपडेट करने का भी ऐलान किया गया। I would like to congratulate India for its leaps and bound progress. India has been soaring ahead as a center of growth and innovation in the world.
इससे पहले वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अतिथि राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया से प्रभावित उद्योगों की मदद के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को मंजूरी दे दी। इसके तहत छोटे, लघु और मझोले उद्योगों और एविएशन सेक्टर के लिए 18,000 करोड़ रुपए का फंड दिए जाने की योजना है। इससे कंपनियों को बिजनेस को चालू रखने, नौकरियां बचाने और सप्लाई चेन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक संकट के बीच आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का मकसद पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित कारोबारों को वित्तीय मदद देना है। इस योजना में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से एमएसएमई के लिए 100% गारंटी कवर मिलेगा, जबकि गैर एमएसएमई और एयरलाइन सेक्टर के लिए 90% गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही गारंटी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज जो ECLGS 5 लाया गया है, ये इन सबसे बड़ा स्कीम है, क्योंकि यही टाइम है जब दुनिया भर में जब लोग ऑल्टरनेट सप्लाई चेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तब हमारे MSMEs और हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को एक अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाए तो वो लोग बहुत स्ट्रांगली अपने आप को दुनिया भर में स्टैब्लिश कर लेंगे। इस योजना के जरिए सरकार चाहती है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं बिना डिफॉल्ट के डर के ज्यादा लोन दे सके और कारोबारियों को जरूरी फंड मिल सके। साथ ही कुल 2,55,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण देने का लक्ष्य है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए एयरलाइंस के लिए होंगे। इस योजना के तहत उधारकर्ता को उनकी अधिकतम कार्यशील पूंजी का 20% तक अतिरिक्त लोन मिलेगा, जो कि अधिकतम 100 करोड़ रुपए हो सकता है। एयरलाइंस के लिए सीमा 100% तक हो सकती है और उन्हें 1,500 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिल सकता है। लोन चुकाने की अवधि को भी आसान बनाया गया है। एमएसएमई और अन्य कारोबारों के लिए लोन की अवधि 5 साल होगी, जिसमें पहले 1 साल तक प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं एयरलाइंस के लिए लोन की अवधि 7 साल तय की गई है। कुल मिलाकर इस योजना से देश के छोटे कारोबारियों और एविएशन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ मुकाबलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्लेऑफ की शुरुआत 26 मई से होगी। क्वालिफायर 1 मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मुकाबले में पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीमें आमने सामने होंगी और जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। इसके बाद 27 मई को एलिमिनेटर मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जहां तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच करो या मरो की भिड़ंत होगी। इसी मैदान पर 29 मई को क्वालिफायर 2 मुकाबला आयोजित होगा। इसमें क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर की विजेता टीम आमने सामने होगी। इस मुकाबले से दूसरी फाइनलिस्ट टीम तय होगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।